रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल की जा सकने वाली बुद्धिमत्ता में बदलते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। ये मानवीय रिश्तों को समझने और संवारने की कला पर एक क्लासिक गाइड मानी जाती है। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेखक हैं डेल कार्नेगी। ये पहली बार छपी थी 1937 में। और देखिए, कमाल की बात यह है कि पब्लिशर ने सोचा था बस 5000 कॉपी बिकेंगी, लेकिन ये इतनी चली, इतनी पसंद की गई कि आज तक बेस्ट सेलर है ना कमाल? हाँ, बिल्कुल कमाल है। और इसकी वजह शायद ये है कि कार्नेगी ने इसे सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं लिखा। ये उनके ह्यूमन रिलेशंस कोर्सेज के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसी थी। उन्होंने ढेरों जीवनियाँ पढ़ीं, साइकोलॉजिकल स्टडीज देखीं, असल जिंदगी के उदाहरण लिए, ताकि वो ऐसे नियम बना सकें जो वाकई काम करें। हाँ, और उस जमाने में सर्वे भी यही बताते थे। जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी का एक सर्वे था कि एडल्ट सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहते हैं, तो सेहत के बाद यही कि लोगों को कैसे समझें, उनके साथ बेहतर रिश्ते कैसे बनाएं। बिल्कुल, ये एक बुनियादी जरूरत है इंसान की। तो फिर सवाल उठता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? मतलब किसे इसे खास तौर पर पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, या जो चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसका थोड़ा असर हो, इन्फ्लुएंस हो, लीडरशिप स्किल्स बढ़ें। सही बात है। या शायद कोई ऐसा जो रोज की किचकिच, शिकायतों, बहसों से बचना सीखना चाहता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो चाहता है कि अपने आसपास के लोगों में, अपने सहकर्मियों में, दोस्तों में थोड़ा जोश भर सके, उन्हें उत्साहित कर सके। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सीईओज या मैनेजर्स के लिए नहीं है। ये पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए, दोस्तों के लिए, असल में हर किसी के लिए जो लोगों के साथ डील करता है रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, जैसा किताब में भी कहा गया है, ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। हाँ। ये करने की किताब है, एक्शन लेने की। ज्ञान को अमल में लाना जरूरी है, तभी वो आदत बनता है। चलिए, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ। इस किताब की सबसे पावरफुल, सबसे असरदार सीखें क्या हैं? मेरे हिसाब से जो पहली और शायद सबसे मुश्किल लगने वाली बात है, वो है कार्नेगी का ये कहना कि किसी की आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, लगता है, क्योंकि हमारी पहली इंस्टिंक्ट अक्सर यही होती है कि कमी निकालें, क्रिटिसाइज करें। लेकिन कार्नेगी का लॉजिक बहुत सॉलिड है। वो कहती हैं कि आलोचना बेकार है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी की आलोचना करते हैं, वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हाँ, खुद को बचाने लगता। बिल्कुल, वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही ठहराने की कोशिश करेगा। और इससे होता क्या है, उसके अहम को ठेस पहुंचती है और मन में एक कड़वाहट, एक गुस्सा बैठ जाता है। ये बात मुझे उन अपराधियों के उदाहरण से ज्यादा समझ में आई जिनका जिक्र किताब में है, जैसे वो टू गन क्राउली या अल कपून। समाज की नज़र में बड़े खूंखार अपराधी, लेकिन मजे की बात यह कि वो खुद को वैसा नहीं मानते थे। हाँ, क्राउली ने तो पुलिस से घिरने पर भी चिट्ठी लिखी कि मेरे कोट के नीचे एक थका हुआ पर दयालु दिल है। और कपून खुद को पब्लिक बेनिफैक्टर समझता था, जिसे लोग गलत समझ रहे हैं। तो सोचिए, अगर वो लोग आलोचना नहीं सुन सकते तो आम इंसान कैसे सुनेगा? और इसका एक बढ़िया ऐतिहासिक उदाहरण लिंकन का है। हाँ। उन्होंने अपनी जवानी में तीखी आलोचना करके देख लिया था कि इससे सिवाय दुश्मनी के कुछ हाथ नहीं लगता। बाद में सिविल वॉर के टाइम पे भी जब उनके जनरलों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई, तब भी वो पब्लिकली क्रिटिसाइज करने से बचते थे। हाँ, उनका वो कोट याद है, दूसरों का न्याय ना करो ताकि तुम्हारा भी न्याय ना किया जाए। बिल्कुल। ये समझना कि सामने वाला जिन हालात में है, शायद हम भी वही करते, ये बहुत जरूरी है। आलोचना करने से पहले सोचना। और वो पिता भूल जाता है वाली कहानी, वो तो दिल को छू जाती है। एक पिता जो दिन भर बच्चे को टोकता रहता है, जूते गंदे, कोहनी मेज पर, छोटी छोटी बातें। हाँ। और रात को जब बच्चा सो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादती कर रहा था एक बच्चे से, बड़ों जैसी उम्मीदें, और उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं रहा था। सही। ये कहानी याद दिलाती है कि आलोचना रिश्तों में कैसे धीरे धीरे जहर घोल देती है। हाँ, और साइकोलॉजी भी यही कहती है। बीएफ स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था, जानवरों पर भी, कि सजा या आलोचना से व्यवहार शायद थोड़ी देर के लिए बदल जाए, पर टिकाऊ बदलाव नहीं आता। अच्छा। बल्कि पुरस्कार या तारीफ से अच्छा व्यवहार ज्यादा मजबूत होता है। आलोचना तो अक्सर अंदर ही अंदर गुस्सा पैदा करती है,
किसी की आलोचना करने के बजाय उसे समझने और माफ करने के लिए ज्यादा हिम्मत और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। ठीक है, तो आलोचना नहीं करनी, फिर क्या करें? यहीं पर कार्नेगी की दूसरी बड़ी सीख आती है। लोगों की सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें। ये सिर्फ तारीफ कर दो वाली बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। विलियम जेम्स, जो महान साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान के स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है सराहना पाने की तीव्र इच्छा, क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। क्रेविंग मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, एक तरह की भूख। हाँ, एक गहरी लालसा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे काम देखें, हमारी काबिलियत पहचानें, हमें सराहें। इसका एक जबरदस्त उदाहरण चार्ल्स श्वाब का है। एंड्रू कार्नेगी उन्हें $10 लाख सालाना देते थे उस जमाने में। सोचिए जरा। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि श्वाब लोगों को हैंडल करने में माहिर थे। श्वाब खुद कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी खूबी लोगों में उत्साह जगाने की क्षमता है। और वो कैसे जगाते थे? प्रशंसा और प्रोत्साहन से। वो कहते थे, आलोचना से लोगों की क्षमताएं मर जाती हैं, तारीफ से खिल उठती हैं। वाह! और ये सिर्फ एम्प्लॉइज पर ही नहीं, जॉन डी रॉकफेलर का किस्सा भी देखिए। उनके एक साथी एडवर्ड बेडफोर्ड ने एक डील में कंपनी के $10 लाख डुबा दिए। रॉकफेलर्स चाहते तो क्या कुछ नहीं कह सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेडफोर्ड की तारीफ की, इस बात के लिए कि नुकसान के बावजूद उन्होंने 60% पैसा बचा लिया। कमाल है। उन्होंने कहा, ये तो शानदार है, हम तो अक्सर इतना भी नहीं कर पाते। सोचिए, उस तारीफ ने बेडफोर्ड का हौसला कितना बढ़ाया होगा। मुझे स्टीवी वंडर वाली कहानी भी बहुत अच्छी लगी। बचपन में अंधेपन की वजह से मुश्किलें थी, पर एक टीचर ने उनकी सुनने की गजब की क्षमता को पहचाना और सराहा। स्टीवी वंडर कहते हैं कि वो तारीफ के शब्द उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसे थे। उसी से उन्हें म्यूजिक में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कितनी बड़ी ताकत है सच्ची प्रशंसा में। हाँ, पैमेला डनम वाला उदाहरण भी है। एक सफाई कर्मचारी जो ठीक से काम नहीं करता था, उसे डांटने के बजाय पैमेला ने उसकी एक छोटी सी अच्छी बात के लिए सबके सामने तारीफ की। नतीजा, वो कर्मचारी बेहतर काम करने लगा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि तारीफ सच्ची हो, दिल से निकले, चापलूसी ना हो। सही। कार्नेगी चापलूसी को नकली नोट कहते हैं, सतही, मतलबी, बनावटी। हाँ, वो पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, शायद थोड़ी देर काम कर जाए पर लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है। सच्ची तारीफ ईमानदारी से आती है, उसमें अपना कोई फायदा नहीं देखा जाता। जैसा एमरसन ने कहा था, हर इंसान जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी तरह मुझसे बेहतर है, उस रूप में मैं उससे सीखता हूँ। हमें बस दूसरों में वो अच्छाई देखने की जरूरत है और फिर उसे ईमानदारी से बताना है। ठीक है, तो आलोचना से बचना है, सच्ची तारीफ करनी है। अब तीसरी बड़ी सीख, दूसरे व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं और चीजों को उनके नजरिए से देखें। ये सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव जैसा नहीं लगता कि हम दूसरों में इच्छा जगा रहे हैं? पहली बार में लग सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब हेरफेर करना बिल्कुल भी नहीं है। हेनरी फोर्ड की वो बात याद है, सफलता का अगर कोई एक राज है, हाँ। तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की क्षमता। और चीजों को उसके एंगल से भी देखने की, साथ ही अपने एंगल से भी। हाँ, याद है। बिल्कुल। कार्नेगी का पॉइंट यही है कि किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करने का, इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा बल्कि एकमात्र तरीका यही है कि आप उस बारे में बात करें जो वो चाहता है। अच्छा। और उसे दिखाएं कि वो चीज उसे कैसे मिल सकती है, अपनी जरूरतें गिनाने के बजाय। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कार्नेगी ने खुद अपनी लाइफ से दिया है। उन्हें एक होटल में लेक्चर देने थे, बॉलरूम बुक था। अचानक होटल ने किराया 3 गुना बढ़ा दिया। ओह, अब कार्नेगी चाहते तो मैनेजर से लड़ सकते थे, शिकायत कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? वो मैनेजर के पास गए और कहा, मैं आपके खत से हैरान हूं, पर मैं आपको ब्लेम नहीं करता। आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। आपका काम है होटल का प्रॉफिट बढ़ाना। शुरुआत अच्छी की। हाँ, फिर उन्होंने मैनेजर को समझाया कि किराया बढ़ाने से होटल को क्या नुकसान हो सकता है। लेक्चर कैंसिल होगा तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। अपनी जरूरत की एक बात नहीं की, सिर्फ होटल के फायदे नुकसान की बात। नतीजा, किराया कम हुआ। हाँ, 300% के बजाय सिर्फ 50% बढ़ा। वाह, ये होती है बात। मतलब अपनी बात भी रखी, लेकिन सामने वाले के इंटरेस्ट को आगे रखकर। बिल्कुल। और वो स्टेन नोवाक वाला उदाहरण भी यही दिखाता है। अपने छोटे बेटे टिम को किंडरगार्टन भेजना था। टिम रो रहा था, बिल्कुल मना कर रहा था। हाँ, बच्चे करते हैं अक्सर।
तो डांटने या जबरदस्ती करने के बजाय स्टेन और उनकी फैमिली ने क्या किया, घर पर ही उन सारी मजेदार चीजों का नाटक करने लगे जो टिम स्कूल में करेगा। फिंगर पेंटिंग, गाने गाना, खेलना। अच्छा। धीरे धीरे टिम में खुद ही इंटरेस्ट जाग गया। अगली सुबह वो खुद स्कूल जाने को तैयार था। मतलब उन्होंने टिम की इच्छाओं को समझा और स्कूल को उसके लिए एक्साइटिंग बना दिया। सही। और वो शेल ऑयल वाले सेल्समैन माइक विडन का किस्सा। एक सर्विस स्टेशन मैनेजर था, स्टेशन गंदा रखता था, माइक की सुनता ही नहीं था। माइक ने बहस नहीं की, वो उसे अपने इलाके के एक नए चमकचमाते शेल स्टेशन पर ले गया। अच्छा, दिखाने के लिए? हाँ। उस नए स्टेशन को देखकर मैनेजर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने खुद ही अपने स्टेशन को सुधार लिया। और फिर? मैनेजर की सेल बढ़ गई और माइक अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉप सेल्समैन बन गया। माइक ने उसमें खुद सुधार करने की इच्छा जगाई। तो सार यही है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है। उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं क्या हैं, और फिर अपनी बात ऐसे रखें कि उन्हें लगे कि हाँ, इसमें मेरा भी फायदा है। जैसा प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट ने कहा था, पहले दूसरे व्यक्ति में एक तीव्र इच्छा जगाओ। जो ऐसा कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है। जो नहीं कर सकता, वो अकेला चलता है। ये चालाकी नहीं, ये समझदारी और एम्पैथी है, जिसमें दोनों का भला हो। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे आसान दिखने वाली और है बहुत असरदार, वो सीख है, मुस्कुराइए और लोगों का नाम याद रखिए। ये तो बहुत बेसिक लगता है ना? लगता तो बेसिक है, पर इंसानी रिश्तों पर इसका असर बहुत गहरा होता है। सोचिए, एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे ही कितना कुछ कह देती है। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, एक वेलकमिंग फीलिंग देती है। बिल्कुल, एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। और मजे की बात यह है कि इसका असर तब भी होता है जब कोई आपको देख न रहा हो, जैसे फोन पर। अच्छा, कैसे? आपकी मुस्कान आपकी आवाज में झलकती है। आवाज ज्यादा वार्म और फ्रेंडली लगती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो विलियम स्टेनहार्ट वाला एक्सपेरिमेंट याद है? न्यूयॉर्क का स्टॉक ब्रोकर जिसने तय किया कि 1 हफ्ते तक हर घंटे किसी न किसी पर मुस्कुराएगा। हाँ हाँ। पत्नी पर, लिफ्ट वाले पर, गेटकीपर पर, सबवे कैशियर पर, स्टॉक एक्सचेंज में लोगों पर, सब पर। और नतीजा क्या निकला? लोग वापस मुस्कुराने लगे, घर का माहौल अच्छा हो गया, ऑफिस में टेंशन कम हुई। उन्हें लगा कि मुस्कान ने वाकई उनकी जिंदगी बदल दी। छोटी सी चीज पर कितना बड़ा असर। और नाम याद रखना, कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे मीठा और सबसे जरूरी शब्द है। बिल्कुल। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक साइलेंट कॉम्प्लीमेंट है। ये दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को अहमियत देते हैं, उसे नोटिस करते हैं। हाँ, उसे एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं। सही कहा। नाम भूल जाना या गलत लेना दूसरी तरफ बहुत बुरा लगता है। जिम फार्ली, जिन्होंने रूजवेल्ट को प्रेसिडेंट बनवाया, उनका एक बड़ा सीक्रेट यही था। 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से जानते थे। 50,000। बाप रे, तो कमाल है। एंड्रू कार्नेगी ने तो बचपन में ही नाम की ताकत समझ ली थी। वो खरगोशों वाला किस्सा। हाँ, जब उनके पास खरगोश के बच्चे थे और खिलाने को कुछ नहीं, तो उन्होंने पड़ोस के बच्चों से कहा कि अगर चारा लाओगे तो तुम्हारे नाम पर खरगोश का नाम रखूंगा। और बच्चे खुशी खुशी चारा ही आए। हाँ हाँ। और वो कैफेटेरिया वाली यूनिस, केन नॉटिंगम वाला किस्सा। हाँ। वो कर्मचारी जो हमेशा चिड़ी रहती थी। हाँ। एक दिन केन ने लाइन में लगकर मुस्कुराकर कहा, हेलो यूनिस, और ऑर्डर दिया। तो क्या हुआ? यूनिस इतनी हैरान हुई कि उसने प्लेट में जरूरत से ज्यादा हैम, सलाद और चिप्स भर दिए। सिर्फ नाम लेने और मुस्कुराने से। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मुस्कान, नाम याद रखना, पर ये गुडविल बनाने और लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने के सबसे आसान और असरदार तरीके हैं। थोड़ी सी कोशिश लगती है, मानती हूँ, खासकर नाम याद रखने में, पर इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम डेल कार्नेगी की इस किताब का निचोड़ निकालें तो क्या है? यही कि इंसानी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत हैं। आलोचना से बचो, सच्ची तारीफ करो, दूसरों के नजरिए से देखो, उनमें इच्छा जगाओ, मुस्कुराओ और नाम याद रखो। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ रटने या दिखावे के लिए नहीं है। ये तभी काम करते हैं जब आप इन्हें ईमानदारी से, दिल से अपनाते हैं। हाँ, नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ चालाकी या ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसा कार्नेगी खुद कहते हैं, ये एक एक्शन बुक है। इसे पढ़ना काफी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। रोज प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी आदत बन जाए। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त और मेहनत तो लगेगी, पर नतीजे यकीनन मिलेंगे। तो एक विचार जो शायद इन सब बातों से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करे, क्या हो अगर हम इन सिद्धांतों को, जैसे
सहानुभूति रखना, दूसरे का नजरिया समझना, सच्ची प्रशंसा करना, आलोचना से बचना, इन्हें सिर्फ अपने पर्सनल रिश्तों तक ही सीमित ना रखें। कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या हम इन्हें समाज के बड़े मुद्दों पर, जहां गहरे मतभेद होते हैं, जैसे राजनीतिक बहसें हों या कोई सामाजिक मुद्दा हो, क्या वहां भी लागू करने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या इससे हमें थोड़े बेहतर, ज्यादा शांतिपूर्ण समाधान मिल सकते हैं, भले ही हम एक दूसरे से पूरी तरह सहमत ना भी हों? ये सोचने वाली बात है। ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूर्ण पाठ का स्थान नहीं ले सकती, पर यह उसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।